सो गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के एग्जैक्ट 5 बज चुके हैं और मैं नीट निष्कर्ष श्रृंखला का एक और टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करने के लिए फिर से तैयार हूं। आई होप पिछले कुछ वीडियोस जो मैं बना रहा हूं इस श्रृंखला के लिए आपके साथ वो आप जरूर देख रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो मैंने फिर कहा है आप दूसरों से शेयर करें जिनको जरूरत है। देखिए, शेयर करना और लाइक करने से सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है, इससे ज्यादा कुछ चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं, और मेरे लिए तो बिल्कुल खासकर नहीं। किसी बच्चे ने मुझसे एक चीज पूछी थी कि सर आपके नाम के पीछे डीआर लगाया गया है। तो देखिए, ये कोई पीएचडी का डीआर नहीं है। मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से पास आउट हूं और मैं एक डेंटिस्ट हूं, और मैं अपना प्राइवेट सेटअप है जो मैं पिछले 10 साल से रन कर रहा हूं। और ये वीडियोस बनाने का जो उद्देश्य है ये सिर्फ ये है कि जो डिफिकल्टीज मुझे अपने समय में फेस करने पड़ी थी वो आपको फेस ना करने पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और लाइव क्लासेस पे इसलिए आता हूं क्योंकि समय की लिमिटेशन है, तो मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूं कि लाइव क्लासेस के लिए अवेलेबल हो जाएं 5 बजे एग्जैक्टली। और अभी हम कुछ समय में आपके साथ कुछ वीडियोस को भी शेयर करेंगे जहां पर हम टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चीजों को लेकर आप प्रिपेयर करिएगा, किस तरह से टाइम टेबल होना चाहिए, या चीजों को किस तरह से हम आगे आने वाले समय में थोड़ा आसान कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और दूसरी चीज, मैं एवरी सैटरडे टू सैटरडे कोशिश करूंगा अब आपके साथ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आपके पास नीट में या आपके पर्टिकुलर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कशन करूं, लेकिन वो सैटरडे टू सैटरडे हो पाएगा। और दिनों में हम टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे जहां से 4 नंबर आपके जरूर आ सकते हैं। तो नीट निष्कर्ष श्रृंखला को जो 2023 की है आप जरूर देखते रहिएगा। देखिए, आज का टॉपिक जैसे ही थंबनेल में मैंने बताया हुआ है वो है आपके पास 2 टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जहां से आपको पक्का क्वेश्चन पूछी जाती है, और दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्टिलाइजेशन का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक बात और देखिए, मैं यहां कोई आपके साथ बातचीत करने नहीं आता हूं, गप्पे मारने नहीं आ रहा हूं, मैं आपके साथ एग्जैक्टली पढ़ाई कराने आता हूं और मैं पूरा समय बातचीत करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम वर्ड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। तो देखिएगा, फर्स्ट वर्ड जो आती है यहां पर वो है मेंस्ट्रुएशन। से क्या समझते हैं? देखिए, मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल मीनिंग है ब्लीडिंग होना। ठीक है जी, यहां से हम क्या समझ रहे हैं? ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग हो रही है थ्रू दी वेजाइना। थ्रू दी वेजाइना आपके पास ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ब्लीडिंग हो क्यों रही है उसका एक इंपॉर्टेंट कारण है। कारण ये है, ये जो ब्लीडिंग है ये तब होती है जब आपके पास यूट्रस की एक इंटरनल लेयर है जिसका नाम है आपके पास एंडोमीट्रियम। तो ये एंडोमीट्रियम का जब आपके पास रप्चर हो जाएगा, मीन बाय इसका ब्रेकडाउन होगा, तो उस दौरान में आपके पास एंडोमीट्रियम में पड़ी हुई आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं, अब ये ब्लड वेसल हैं आपके पास स्पाइरल टाइप की। कैसी हैं? स्पाइरल टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी आपके पास क्या कर जाएंगी? रप्चर कर जाएंगी। और आपके पास जब रप्चरिंग होगी तो ब्लड जो है वो आपके पास ब्लड वेसल से बाहर आएगा, और जब ये ब्लड है जो ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है अलोंग विद द एंडोमीट्रियम आपके पास वेजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो ऑन एन एवरेज बताई गई दैट इज 30 to 35 ml जो है आपके पास मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है, इतना टोटल अमाउंट ब्लड का लॉस हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि एंडोमीट्रियम आपके पास एक्चुअली में रप्चर हो रही है, तो क्या एंडोमीट्रियम टोटली पूरा का पूरा ही रप्चर हो जाता है? तो आंसर मिलता है नहीं। एंडोमीट्रियम की एक्चुअली में अगर देखा जाए हिस्टोलॉजिकली, अगर हम इसको देखें माइक्रोस्कोप के अंडर, तो इस पर्टिकुलर एंडोमीट्रियम की हमें 2 पर्टिकुलर लेयर नजर आती है। एक का नाम है आपके पास स्ट्रेटम बेसेल जो बेस पर नजर आएगी, और दूसरी आपके पास स्ट्रेटम फंक्शनेल। तो 2 तरह की आपके पास लेयर नजर आती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? देखिए,
बेस पर पड़ी हुई जो लेयर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल रप्चर नहीं करती है। जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है वो है स्ट्रेटम फंक्शनल। मीन बाय हार्मोन का इंफ्लुएंस एंडोमेट्रियम की जिस लेयर पर आपको नजर आता है वो स्ट्रेटम फंक्शनल होगी। तो ये चीज हमें ध्यान देकर चलनी है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास एंडोमेट्रियम की ब्रेकेज के बारे में बात करते हैं तो टोटल एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ एक सुपरफिशियल जो आपके पास लेयर होती है एंडोमेट्रियम की वही ब्रेक करने के लिए आपके पास जाती है। लेकिन अगर हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो ये नॉर्मली आपके पास स्टार्ट होती है जब आपके पास प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी पर आपके पास ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नजर आएगी। अब देखिएगा ये एक साइक्लिक इवेंट है जो आपके पास नजर आता है एवरी 28 डेज के बाद में, ऑन एन एवरेज है, लेकिन ये वेरी कर सकता है रेंज में 23 डेज से लेकर 35 डेज के भीतर। मीन बाय अगर किसी फीमेल की आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन 23 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में वेरी करता होगा तो इसको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ही कहा जाएगा, चेंज नहीं कहा जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, दैट इज 28 डेज का ही होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैं यहां पर बात कर रहा था कि आपके पास एक प्यूबर्टी नाम की चीज होती है। अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी है आपके पास जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। क्या चीज वर्ड यूज कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूरी तरह से आपके पास नजर आ रहे हैं। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आपके पास नॉर्मली क्या नजर आएगा? जो यूट्रस होगा उसका साइज बढ़ता है, ब्रेस्ट की आपको डेवलपमेंट नजर आती है। इसके अलावा जो आपके पास फीमेल की वॉइस है उसके अंदर भी आपको चेंजेस नजर आएंगे, फीमेल के बिल्टअप में भी आपको चेंजेस नजर आएंगे, ब्रॉडर हिप्स होते हैं, नैरो शोल्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे फीचर आपको नॉर्मली यहां पर नजर आना शुरू। इसके अलावा जो आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके पास फैलोपियन ट्यूब हो गई उसकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा उसकी भी ग्रोथ होना शुरू, जैसे आपके पास वेजाइना है उसकी ग्रोथ होगी, क्लिटोरिस की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये सारे चीजें आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हुए फीमेल की बॉडी में आफ्टर अ प्यूबर्टी नजर आते हैं। अब ये क्वेश्चन आया कि आपके पास प्यूबर्टी फीमेल की रीच कब होती है? तो फीमेल की जो प्यूबर्टी है वो तब रीच होगी जब उसकी एज जो है 11 to 14 ईयर हो जाती है। कितनी है जी? 11 to 14 ईयर ऑफ एज में फीमेल का प्यूबर्टल स्पर्ट आता है। तो 11 से 14 साल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल आपके पास ऑर्गन और कैरेक्टर जो है वो डेवलप करते हैं फीमेल के, और उसी दौरान में आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय से शुरुआत होती हुई नजर आती है। तो अब सोचिए कि किसी फीमेल को 11 साल की आयु के अंदर आपके पास पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नजर आई है, तो देखिएगा उस पहली पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज मिनार्क। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? मिनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल वो जिस भी समय आए, चाहे वो 11 साल में आए या 14 साल के भीतर, ये एक प्यूबर्टल स्पर्ट है जिस समय में ये आपके पास साइकिल आपके पास आना शुरू होगी, तो उसको कहा जाता है उस पीरियड को, दैट इज अ मिनार्क। तो ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ऐसा होता क्या है? तो देखिएगा हमने वर्ड यूज किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है? जो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो हमने कहा एवरेज 28 डेज के भीतर ये साइकिल लगातार आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। मेरी बात ध्यान रखिएगा, एवरी 28 डेज का जब मैं बात करता हूं तो मैंने एवरेज मार्क की है, अदरवाइज मैंने बताया कि रेंज जो है वो वेरी करती हुई आपको नजर आएगी। चलिए अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपके पास 4 फेजेस हैं, या नॉर्मली 3 भी हैं, कई बुक्स के अंदर लिखी हुई, लेकिन मैं इसको पढ़ाने के लिए 4 फेजेस का यूज करता हूं। देखिए पहली फेज है उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज ही, वर्ड या यूज करेंगे, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज आपके पास ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? ब्लीडिंग फेज से। ये आपके पास पहले से लेकर 5वें दिन के भीतर हो सकती है, ठीक है जी। सेकंड आपके पास आती है उसको कहा जाता है फॉलिक्यूलर फेज। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? दैट इज अ फॉलिक्यूलर फेज, या इसका दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये आपके पास है दैट इज 6 डेज से लेकर 13 डेज के भीतर ये आपको नजर आ रही है। उसके बाद आती है आपके पास दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज ओव्यूलेटरी फेज ऑन डे नंबर 14th डे पे आपके पास ओव्यूलेशन होती है। उसके बाद आती है आपके पास दैट इज सिक्रीटरी, या इसका दूसरा नाम है लूटियल फेज।
अब इन फेजेस के अंदर क्या क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो सिक्रेटरी फेज आपके पास आई 15 डेज से लेकर 28 डेज तक आपके पास ये फेज नजर आएगी। तो ये कुछ आपके पास जो फेजेस हैं वो आपको नजर आती हैं। तो एक एक कर हम इनकी डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली में होगा क्या। तो चलिएगा, सबसे पहले आपके पास आती है दैट इज अ मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज जिसको हम कहते हैं। तो इस फेज में एक्चुअली में होगा क्या उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्ड अपने आप में लिखा है कि ब्लीडिंग होने वाली है। अब ब्लीडिंग क्यों हो रही है वो मैंने अभी डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियम जो है वो रप्चर करने के लिए जाएगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ सर्टेन हार्मोन। अब ध्यान दीजिए, एंडोमेट्रियम बेसिकली किसकी लेयर है, वो तो यूट्रस की लेयर है। मीन बाय कुछ हार्मोन का इफेक्ट आपके पास डायरेक्टली यूट्रस पर नजर आएगा एक, और दूसरा इफेक्ट जो है वो आपको नजर आएगी ओवरी में होती हुई। हार्मोन का ही इंफ्लुएंस है, ठीक है। अब देखिए यूट्रस पर आपके पास जिनका इफेक्ट आपको यहां पर नजर आएगा वो है आपके पास एक एस्ट्रोजन और दूसरा है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूट्रस पर इफेक्ट नजर आ रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, और ओवरी के ऊपर आपके पास इफेक्ट आ रहा है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सेकंड है आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान दीजिएगा मैं आपको वर्ड क्या कहने वाला हूं और उसको पक्का से ध्यान कर चलिएगा। देखिए एस्ट्रोजन का जो मेन रोल होती है वो है आपके पास एंडोमेट्रियम को बार बार बनाना। वर्ड समझ आया? तो एंडोमेट्रियम को सिंथेसाइज करने वाला जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। नॉर्मली फीमेल की बॉडी के अंदर ये एस्ट्रोजन जो है ये एक मस्कुलिन हार्मोन है, तो मसल को बिल्ड करने के लिए चाहिए। और मसल कौन सी होती है मेनली, वो तो स्केलेटल मसल है। तो बॉडी की स्केलेटल मसल की ग्रोथ के लिए एक्चुअली फीमेल की बॉडी के अंदर नेचर ने एस्ट्रोजन दे रखा है। लेकिन एस्ट्रोजन का एक रोल ये भी है कि एंडोमेट्रियम को बार बार बनाने में मदद करिए। लेकिन एंडोमेट्रियम को मान लीजिए एस्ट्रोजन बना लेगा तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, उसको कंसिस्टेंटली जितनी थिकनेस का होना चाहिए उसको मेंटेन करने की जरूरत है। तो मेंटेन करने के लिए नेचर ने प्रोजेस्टेरॉन को वो रोल दे रखा है। अब याद करके चलिए, वर्ड है एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है, एस्ट्रोजन का रोल है एंडोमेट्रियम बनाना। प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या हुआ, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना। अब सुनिए, मान लीजिए किसी फीमेल को जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाया ना जितनी थिकनेस का एस्ट्रोजन ने बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कभी फीमेल की बॉडी के अंदर सडनली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली लोअर हो जाती है उसी समय ब्लीडिंग आती है। वर्ड ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली लोअर हो जाएगा उसी समय आपके पास एंडोमेट्रियम रप्चर होना शुरू हो जाएगी और उसी समय ब्लीडिंग इंड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल कम होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। एक चीज ये इवेंट में नजर आई। दूसरा देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है जो ओवरी में मिलती है उसका बेसिकली रोल होता है एस्ट्रोजन के इफेक्ट को लेकर आना। वर्ड पे फिर से ध्यान दीजिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है एस्ट्रोजन के इफेक्ट को लेकर आना। तो अगर मान लीजिए एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया तो क्या अभी एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर अवेलेबल होगी ज्यादा क्वांटिटी में? नहीं होगी। तो क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा होगा? बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली कम हो गया तो आपके पास ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर होता है ये आपके पास प्रोजेस्टेरॉन को डायरेक्टली आपके पास अफेक्ट करता है। मीन बाय अगर किसी की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडन फॉल हुआ है तो मीन बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी सडनली फॉल हुआ। और ये कब हुआ, जब फीमेल की बॉडी के अंदर ये मेंस्ट्रुअल फेज चल रही होगी। लेकिन याद करके चलिएगा, क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि आपके पास मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कारण है सडनली आपके पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी के अंदर फॉल हो जाना फीमेल की, जिसकी वजह से आपके पास ये मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज आपको नजर आएगी। तो ये थी आपके पास पहली फेज। दूसरी फेज आती है जिसको कहा जाता है प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज। अब ये फेज के अंदर क्या होगा उसको जरा ध्यान दीजिए। चलिए, तो दूसरी फेज आ गई दैट इज अ फॉलिक्यूलर फेज, या इसका दूसरा नाम लिखा था मैंने दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। अब देखिए वर्ड क्या लिखा है, फॉलिक्यूलर मीन बाय ओवरी के इनसाइड में मेनली इवेंट हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है इवेंट? ओवरी में। तो ओवरी में क्या इवेंट हो रहा है? फॉलिकल्स की फॉर्मेशन। अब फॉलिकल की फॉर्मेशन कब होना शुरू हुई थी? वैसे तो जो फॉलिकल की फॉर्मेशन है फीमेल की बॉडी के अंदर जब उसका बर्थ होना होता है, बर्थ से पहले ही फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी आती है वो आफ्टर प्यूबर्टी ही आती है। अब सुनिए, फॉलिकल की फॉर्मेशन में आपके पास ओवरी के इनसाइड में पहले बनेंगे दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल, फिर बन रहे हैं आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल,
और फिर आपके पास एक मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसको टर्शरी फॉलिकल कहते हैं, या तो आपके पास उसका नाम ग्राफियन फॉलिकल है। अब सुनिए जरा, जब फॉलिकुलर फेज आपके पास चल रही थी 6वें दिन से लेकर 13वें दिन के बीच में, तो इसका मतलब यह हुआ कि 6th डे ऑनवर्ड आपके पास प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट नजर आना शुरू हुई, धीरे धीरे कर फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शरी या ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल आपको कौन से दिन पर नजर आएगा? 13वें दिन के ऊपर पूरी तरह से मैच्योर फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के इनसाइड में आपके पास एक्चुअली है क्या? इसके अंदर पड़ा हुआ है दैट इज अ ओवम और द एग। अब सुनो फिर से, अब हमने ये कहा कि फॉलिकल की फॉर्मेशन करानी है, तो फॉलिकल की फॉर्मेशन के लिए जो मेन हार्मोन है वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पड़ा है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीन बाय जब फॉलिकल की ग्रोथ होनी होती है तो उस समय नेचर लगातार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी को बढ़ा रही होती है। अब दूसरी बात, ग्राफियन फॉलिकल भी आपके पास बनना है, तो नेचर इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाने वाले हार्मोन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी को भी बढ़ा रही होगी। अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए, ओवरी के इनसाइड में आपके पास इफेक्ट नजर आया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ताकि ग्राफियन फॉलिकल पूरा का पूरा मैच्योरिटी की ओर को जा पाए, क्योंकि इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम या एग मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब देखिए एक इवेंट जो आपको दूसरा नजर आएगा वो यूट्रस पर नजर आएगा। देखो कैसे, हमने कहा कि एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ था जब मेंस्ट्रुअल फेज आई थी, यही हुआ था। अब अगर मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट हो गई है और उसके बाद फॉलिकल बन रहे हैं तो इफेक्ट नजर आ रहा है फॉलिकुलर फेज के अंदर ओवरी पर। अब ओवरी पे कौन इफेक्ट डालेगा? तो आपके पास दो ही तो हार्मोन है, एक आपके पास एस्ट्रोजन था और दूसरा आपके पास प्रोजेस्टेरोन थी। अब सुनो, अगर एंडोमेट्रियम को वापस से बनाना है तो मैंने अभी बोला था कि सिंथेटिक एक्टिविटी जो है आपके पास एंडोमेट्रियम की बनाने के लिए हार्मोन कौन रोल प्ले करेगा? वो तो एस्ट्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉलिकुलर फेज के अंदर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी सडनली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्या प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरोन को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन के द्वारा बनाया गया जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन भी तो कराना है, और मेंटेन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल एस्ट्रोजन के मुकाबले में थोड़ा सा कम रहेगा या ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहेगा। तो आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता हुआ आपको नजर आएगा या रिपेयर होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये दो इवेंट जो आपके पास ओवरी और यूट्रस में आपको नजर आ रहे हैं वो नजर आएंगे फॉलिकुलर फेज के अंदर। अब जी तीसरी फेज आई मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसको कहा गया आपके पास ओव्यूलेटरी फेज है। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? ओव्यूलेटरी फेज। तो तीसरी फेज आई ओव्यूलेटरी फेज। अब सुनिए, ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो आपके पास ऑन एन एवरेज 14 डे के ऊपर आएगी, लेकिन कब? जब आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज 28 डेज की चल रही है। अदरवाइज मान लीजिए ये वेरिएशन हो जाती है एवरेज डेज की, तो मान लो किसी फीमेल की आपके पास 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसका जो 50% होगा, मीन बाय तो 50% क्या हुआ इसका? दैट इज 15th डे। तो 15th डे विल हैव एन ओव्यूलेटरी फेज। ये चीज याद रखिएगा, किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने दिन होंगे उसके जो आपके पास 50% डेज होंगे उस दिन आपके पास ओव्यूलेटरी फेज आती है या ओव्यूलेशन होती है। अब ओव्यूलेशन के दौरान में होगा क्या? वर्ड क्या आया? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में आपके पास जो पर्टिकुलर ग्राफियन फॉलिकल था जो आपके पास फॉलिकुलर फेज में बना था, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगी? आपके पास रप्चर कर जाएगी, और रप्चर करेगा तो इससे क्या चीज बाहर आएगी? दैट इज अ ओवम या एग बाहर आ गया। अब देखो, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर करने पर ओवम या एग बाहर आया, तो हमें यह पता होना जरूरी है कि ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर किसने करवाया? तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए, जैसे ही 14वां दिन 14th डे आएगा, तो हमने कहा था ना कि आपके पास ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पर आएगी ऑन एन एवरेज, अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। तो 14th डे के ऊपर सडनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल आपके पास बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर समझिएगा, सडनली जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा तो उस चीज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
सर्ज। सर्ज करने का मतलब होता है सडनली जिस चीज का बढ़ जाना। तो आप क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सडनली क्यों बढ़ी? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराना जरूरी था। रप्चर क्यों करवाना था? ताकि ओवम या एग जो है वो आपके पास ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझिए, देखिए, क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके पास ग्राफियन फॉलिकल है तो फॉलिकल ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 14th डे के ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होगा वो मैक्सिमल रहेगा। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल को नेचर को रप्चर करवाना है। तो यह चीज याद रख के चलिएगा। अब एक इवेंट जो और आपको यहां पर नजर आएगी वो क्या है? तो देखिएगा, ये तो आपके पास ओवरी के इनसाइड में हुआ, लेकिन यूट्रस में ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो यूट्रस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो अभी थिकर होने के लिए जा रही है, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ओवुलेटरी फेज के अंदर भी अभी भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही होगी और आपके पास प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करवाने का काम कर रहा होगा। अब सुनो लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ आपके पास स्टेज आई, जिसका नाम हमने सिक्रीटरी या लूटियल फेज रख दिया। अब देखो इस फेज में क्या हुआ, बहुत सिंपल फेज है। वर्ड लिखा है सिक्रीशन बढ़ जाएगी, सिक्रीटरी फेज है, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है लूटियल, कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। वर्ड पर ध्यान दीजिए, वर्ड क्या लिखा गया? सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो सिक्रीशन किसकी बढ़ेगी वो अभी हम देखेंगे, लेकिन दूसरा इवेंट क्या लिखा है? लूटियल फेज। तो कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए 15th डे के से लेकर हम 28 डेज के भीतर का इवेंट देखेंगे, तो क्या होगा जरा उसको ध्यान दीजिएगा। अब पिछली स्टेज में क्या हुआ था? जब ओवुलेशन हुई थी, हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल क्या कर गया था? रप्चर कर गया। ओवम जो है वो बॉडी से बाहर, मतलब बॉडी से बाहर मीन बाय ओवरी से बाहर आ गया, और जैसे ही ओवरी से बाहर आएगा तो उस ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी तो सिर्फ स्पर्म के पास अवेलेबल है। मान लीजिए अगर 14th डे के ऊपर ओवम रिलीज हुआ तो ओवम की मैक्सिमम वायबिलिटी है दैट इज 24 आवर। मीन बाय 24 आवर के भीतर अगर ओवम के पास में स्पर्म पहुंच गया तो आपके पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। वर्ड ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब क्या है? फर्दर आपके पास जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगी। क्लीवेज होने के बाद मोरुला ब्लास्टुला की स्टेज आएगी, और आपके पास जो ब्लास्टुला होगा वो एंडोमेट्रियम के साथ चिपकने के लिए जाएगा, जिस स्टेज को हम बेसिकली इंप्लांटेशन कहते हैं। अब वर्ड पर ध्यान दीजिएगा जरा, क्या ध्यान देना है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह चीज हो रही है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी चल रही है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है। वर्ड क्या है जी? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, या अबॉर्शन से बचाने वाला हार्मोन है। तो इसके लिए कई बार वर्ड एंटी अबॉर्टिन भी यूज किया जाता है। अबॉर्शन से बचाने वाला हार्मोन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, आपके पास में ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ था तो रप्चर होने के बाद में ओवम जब रिलीज हुआ तो रिलीज होने के बाद में जो आपके पास स्ट्रक्चर बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, मान लीजिए ये आपके पास ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें से माइनस कर दीजिए ओवम को, तो आपके पास जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का अब बच जाएगा उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। इस कॉर्पस लूटियम की एक खासियत है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल होते हैं वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी को रिलीज करते हैं बहुत ही ज्यादा, और एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को रिलीज करते हैं कम। लेकिन बना तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बना ज्यादा, एस्ट्रोजन बनी कम। दोनों का लेवल इसका मतलब क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। लेकिन देखिए एस्ट्रोजन का लेवल तो नेचर ने पहले ही बढ़ा दिया था जब फॉलिकल या फॉलिकुलर फेज चल रही थी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना है, और वो चीज कंटिन्यू हुई थी ओवुलेटरी फेज तक, और वही चीज आपको कंटिन्यू होती हुई कहां पर भी नजर आ रही है? सिक्रेटरी फेज के अंदर भी एस्ट्रोजन का लेवल फॉल थोड़ी हुआ, मेंटेन करवाया नेचर ने। और आपके पास जो एंडोमेट्रियम अब बन चुकी थी उसको मेंटेन करवाने के लिए नेचर ने लगातार प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाना शुरू किया। अब वो बढ़ाना क्यों जरूरी है? वो इसलिए, मान लीजिए अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होगी तो कंप्लीशन के दौरान में
एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होना चाहिए वापिस से, इसलिए नेचर को लगातार प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए कॉर्पस लूटियम की मदद लेने पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन आपके पास कंप्लीट हो गई हो तो नेचर इस कॉर्पस लूटियम को लगातार बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अब कितने दिन मेंटेन करेगी? मेंटेन करवाएगी मिनिमम 4 मंथ के लिए, और मैक्सिमली आपके पास टोटल मिलाकर 9 मंथ्स के लिए, दैट इज अ गेस्टेशन पीरियड, जब तक कंप्लीट नहीं होता है। जब तक प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होगी ना, नेचर को यह कॉर्पस लूटियम मेंटेन कर रखना भी पड़ सकता है, अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो। इसका मतलब यह हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, कि आपके पास जब सिक्रीटरी फेज वर्ड यूज किया जाता है तो कॉर्पस लूटियम का बनना तो पक्का ही होगा, लेकिन जब सिक्रीटरी वर्ड यूज करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए हम सिक्रीटरी वर्ड यूज कर रहे हैं। अब देखिए, एक इवेंट तो यह था कि जब आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गई। अब मान लेते हैं कि आपके पास फर्टिलाइजेशन ना हो, 14th डे के ऊपर और 15th डे आते आते स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, या स्पर्म था ही नहीं, तो क्या आपके पास कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा? कॉर्पस लूटियम तो तब भी बन रहा है। तो कॉर्पस लूटियम का काम तो सिर्फ क्या है? प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी को बढ़ाना, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज करना। तो ये तो अभी भी इवेंट हो रहा होगा, लेकिन कॉर्पस लूटियम आपके पास में जब फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में नहीं हुई होती है तो बॉडी इसको मेंटेन करती है सिर्फ 9 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मेंटेन करेगी? सिर्फ 9 डेज के लिए कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करवाती है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी लगातार उस समय तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रही थी, वो इसलिए कि उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पास 15th डे से लेकर 24 डेज के भीतर अगर हो गया कि कहीं ना कहीं ओवम जो है वो आपके पास रिलीज हो गया, तो आपके पास फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होंगे, और उस समय हमें एंडोमेट्रियम को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रखना है। कितने दिन के लिए? आपके पास 9 डेज के लिए। अब मान लेते हैं 9th डे के ऊपर कॉर्पस लूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन बनाया जा रहा था, कॉर्पस लूटियम को यह समझ आ गया कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो क्या कॉर्पस लूटियम की अब जरूरत है? तो आंसर मिलता है नहीं। तो आपके पास कॉर्पस लूटियम को बॉडी जो है वो आपके पास में कन्वर्ट करवा देगी इनटू एन अनदर स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग टर्म्ड एज कॉर्पस एल्बिकन। अब सुनो, कॉर्पस लूटियम के द्वारा तो प्रोजेस्टेरोन लगातार बढ़ाया जा रहा था, अब आपके पास कन्वर्ट होकर क्या मिलना शुरू हो गया? कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन तो प्रोजेस्टेरोन बनाता ही नहीं है। अब देखिए, जब मैंने ब्लीडिंग फेज वर्ड यूज किया था ना, तो मैंने उस समय क्या कहा था? मैंने कहा था अब्रप्ट फॉल इन अ प्रोजेस्टेरोन लेवल विल डिक्टेट कि एंडोमेट्रियम जो है वो आपके पास सडनली शेड होना शुरू। अब सुनिए, आपके पास में मैंने कहा था कॉर्पस लूटियम सिर्फ कितने दिन के लिए मेंटेन हो रहा है जब फर्टिलाइजेशन हुई? 9 दिन के लिए। तो 15वें दिन से लेकर 9 दिन अगर आप काउंट कर लें तो आपके पास कितने दिन हुए? 24 डेज हुए। तो अगले 4 दिन जो बच गए, 28 डेज तक जानी थी ना एवरेज साइकिल, 24 से मीन बाय 25 से लेकर 28 डेज के भीतर आपके पास सबसे ज्यादा कमी किस चीज में आएगी? प्रोजेस्टेरोन के लेवल के अंदर। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब सडनली डिक्रीज हो जाएगा, फिर से वापस से ब्लीडिंग इंड्यूस हो जाएगी। देखिए कितनी आसान सी चीज है, लेकिन देखिए गलती नहीं करनी है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल का सडनली कम होना ही आपके पास डिक्टेट करता है कि आपके पास जो नेक्स्ट फेज आएगी या नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल फेज तभी आएगी जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडनली फॉल होगा। अब सुनिए, हमने एक चीज पढ़ी है कि प्रेगनेंसी के दौरान में या गेस्टेशन पीरियड के दौरान में मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है। अब देखिए उसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जब आपके पास में प्रेगनेंसी चलेगी तो उस समय जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा जो बनाया जाने वाला प्रोजेस्टेरोन है, नेचर ये कोशिश करेगी कि कॉर्पस ल्यूटियम को लगातार बॉडी के अंदर मेंटेन करवाए। क्यों मेंटेन करवाना पड़ेगा? क्योंकि एंडोमेट्रियम रप्चर नहीं होना चाहिए। एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस जरूरी है ताकि प्रेगनेंसी को कंप्लीट किया जा सके। इसीलिए नेचर की ट्राई है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करिए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कौन मेंटेन करेगा? तो सुनिए, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है तो शुरुआत के 9 दिन के लिए आपके पास प्रोजेस्टेरोन ही आपके पास ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कर दे देता है। एक चीज ये हो गई। अब मान लो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो 9 दिन के बाद कॉर्पस लूटियम कौन मेंटेन करेगा? तो एक हार्मोन है जिसके बारे में आपने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा, जो आपके पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। नाम है आपके पास पर्टिकुलरली यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने वाला एक हार्मोन, नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन कई बार आपकी बुक्स के अंदर
ऐसे भी लिखा हो सकता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन along with the progesterone and a luteinizing hormone इस कॉर्पस ल्यूटियम को बॉडी के अंदर तब तक मेंटेन करेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। हो सकता है मिनिमली 4 मंथ के लिए इसको मेंटेन करे, हो सकता है पूरी गेस्टेशन पीरियड ही इसको आपके पास कर दे। कनेक्शन थोड़ा चला गया था, मेरी बात ध्यान रखिएगा। पर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपके पास पर्टिकुलरली कॉर्पस ल्यूटियम होगा, अगर बॉडी की जरूरत ये होगी कि उसको पूरी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के दौरान में मेंटेन करना है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन along with the progesterone and a luteinizing hormone उसको मेंटेन करेगी। लेकिन जो मेन हार्मोन है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ही रहेगा। तो ये चीज हमें पक्का से ध्यान कर चलनी है, और ये इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपको पक्का क्वेश्चन नीट में भी और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिलता है, तो इसीलिए ध्यान कर चलिएगा। दूसरा टॉपिक था हमारे पास में, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए, सुनने में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिएगा इस टॉपिक से क्यों मिलेंगे उसका जरा ध्यान दीजिएगा। वर्ड लिखा है फर्टिलाइजेशन, और ह्यूमन के अंदर होने वाली फर्टिलाइजेशन के ही बारे में बात कर रहे हैं, और कोई फर्टिलाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब सुनिए, फर्टिलाइजेशन के दौरान में होता क्या है। नॉर्मली जो स्पर्म है वो ओवम को एक तरह से रप्चर कर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, और स्पर्म के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है उसको ओवम के इनसाइड में पड़े हुए न्यूक्लियस के साथ में ज्वाइन करने के लिए नेचर मजबूर करेगी। तो हम फर्टिलाइजेशन को नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया और उसके बाद में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जो आपके पास जाइगोट होता है। ये एक डिप्लॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है ये एक हैप्लॉइड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। हमें नहीं लेना देना है इससे कुछ अभी, लेकिन मुझे यह ध्यान करना है कि आप लोगों को जब फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे एक्चुअली में, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के दौरान में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 4 नंबर बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। और मैं हमेशा उसी के बारे में बात करता हूं कि 4 नंबर लाओगे कैसे। आप 4 नंबर पे फोकस रखिए हमेशा। देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हुआ, क्योंकि स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज करना है तो स्पर्म की फॉर्मेशन जरूरी है, और स्पर्म जो है उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो क्या बोला गया, जब मेल के द्वारा इजैकुलेशन की जाती है तो इजैकुलेशन के दौरान ऑन एन एवरेज 3.5 ml का सीमेन जो है वो आपके पास बाहर आती है। तो एवरी ml ऑफ सीमेन के अंदर आपके पास टोटली मिलाकर 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, जिनमें से एक स्पर्म आपके पास ऐसा मिल सकता है जो आपके पास ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी रखेगा। वर्ड पे फिर से ध्यान दीजिएगा, 3.5 ml सीमेन के अंदर टोटल मिलाकर आपके पास 300 to 400 मिलियन स्पर्म का होना जरूरी है, जिनमें से एक स्पर्म ऐसा होगा जो ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। अदरवाइज मिनिमल अमाउंट भी आपके पास यहां पर मेंशन किया गया है, वो मिनिमल अमाउंट है आपके पास 20 मिलियन। 20 मिलियन के अंदर भी ये हो सकता है कि एक स्पर्म आपको मिल जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके पास कम होती जाएगी, क्योंकि आपके पास 3.5 ml सीमेन के अंदर 300 to 400 मिलियन स्पर्म जो है वो नॉर्मली होते हैं, जिनमें से एक स्पर्म आपको पक्का मिल सकता है जो आपके पास एक्चुअली में ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक काम तो ये हो गया कि आपके पास में पर्टिकुलरली हमें मालूम है कि स्पर्म की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। अब जितने आपके पास स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसका 40% हिस्सा ही स्पर्म का ऐसा है जो पूरी तरह से आपके पास एक्चुअली मैच्योर हो जाता है, और जिसकी मोटिलिटी पूरी तरह से पाई जाती है कि वो ओवम तक रीच कर सकता है। 40% जितने स्पर्म एक्चुअली में एक पर्टिकुलर इजैकुलेट में आपके पास मेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, यह चीज हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, नंबर 2 आती है, स्पर्म जो है वो आपके पास में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, प्रोसेस क्या है,
इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन हो किसकी रही है? वजाइना के अंदर जो आपके पास सीमेन डिपॉजिट किया जा रहा है उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो मान लीजिए वजाइना के इनसाइड में आपके पास स्पर्म की एंट्री हो जाती है या सीमेन की एंट्री हो रही है। अब देखो होगा क्या, स्पर्म जो है इस पर्टिकुलर वजाइना क्या है? वजाइना एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहला पार्ट आया आपके पास वजाइना, वजाइना से होता हुआ आपके पास में जाना है सर्विक्स में, और सर्विक्स से होते हुए जाएंगे यूट्रस में, और यूट्रस से होते हुए जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। ये सारा आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। अब सोचो स्पर्म जो आपके पास वजाइना के अंदर इंसेमिनेट कर दिया गया था, वजाइना से होते हुए उसको सर्विक्स में भी जाना है, यूट्रस में भी जाना है और फैलोपियन, तो रास्ता ट्रेवल करने में इस स्पर्म को ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। अब इस 6 घंटे के भीतर स्पर्म ये एनालाइज कर रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एनवायरनमेंट कैसा है और मैं यहां पर किस तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा, और क्या क्या मुझे एक्चुअली में हिंड्रेंसेस प्रोड्यूस की जाएंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कि मैं ओवम तक ना रीच कर पाऊं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो सब जगह है, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी जो ज्यादा फिटर होगा। तो सोचिए 40% स्पर्म जो एक्चुअली में मैच्योर हो चुके थे, जिनकी मोटिलिटी भी एक्चुअली में अवेलेबल थी, उनमें से भी नेचर आपके पास एक ही स्पर्म को ओवम तक पहुंचाएगी। मीन बाय 40% में से ऑलमोस्ट 39.99% जो स्पर्म्स होंगे वो आपके पास कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे ओवम तक, क्योंकि इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के दौरान में नेचर उनको मारने की ट्राई करने वाली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पर्म को भी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, नेचर भी सिलेक्ट करने की ट्राई करती है, यह हमें ध्यान होना चाहिए। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान करनी चाहिए वो ये है, 6 घंटे के लिए आपके पास स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहा। इस प्रोसेस को कहा गया कैपेसिटेशन। यहां से क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है, याद करके चलिएगा। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन का मतलब क्या? स्पर्म अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को एनालाइज कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कि मैं किस तरह से क्या क्या कर एग्जैक्टली में फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो मौजूद आपके पास ओवम होगा उसको फर्टिलाइज कर पाऊंगा। तो कितना समय लगता है आपके पास? 6 घंटे के लिए। तो ये हो गया जी सेकंड स्टेप, दैट इज द इंसेमिनेशन। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो स्पर्म है वो ओवम तक रीच करने के लिए जा रहा है। अब देखो एक कहानी है बड़ी आसान सी, स्पर्म एक्चुअली ओवम को पहचानेगा कैसे कि ये ओवम है, ठीक है? तो आपके पास पहचानने का एक तरीका है ओवम के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई प्रोटीन। तो ओवम के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन मिलती है, इस प्रोटीन को कहा जाता है एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक प्रोटीन ऐसी भी होगी जो स्पर्म के सरफेस पर होगी। तो स्पर्म के सरफेस के ऊपर, सॉरी, जो आपके पास ये ओवम के सरफेस पर है ये है फर्टिलाइजिन, और जो आपके पास स्पर्म के सरफेस पर होती है वो है आपके पास एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। तो अब देखिए होगा क्या, एंटी फर्टिलाइजिन नाम की प्रोटीन को ढूंढने के लिए जाता है और इसी चक्कर में ये स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा। अब ओवम तक पहुंच गया तो ओवम को इसको पेनिट्रेट करवाना है, तो पेनिट्रेट करवाने के लिए एक रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन भी जरूरी है। उस रिएक्शन का नाम होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो आपके पास एक और चीज आएगी जिसको हम कहेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन जो है उसके लिए आपके पास जो स्पर्म का हेड होता है वो आपके पास रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पर्म का जो हेड है इसके पास में एक एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम के अंदर आपके पास एंजाइम पड़े होते हैं, और एंजाइम कौन से हैं? जिनमें से एक मेन एंजाइम होती है जिसका नाम है हाइल्यूरिनिडेज। ये हाइल्यूरिनिडेज नाम की एंजाइम ओवम के बाहर मौजूद जो कवरिंग्स होती हैं उनको ब्रेक करने का काम करती है। तो कौन सी? कोरोना रेडिएटा है, और जो जोना पेलुसिडा नाम की लेयर होती है ओवम के बाहर, उसको आपके पास ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम पूरी तरह से रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा। इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिए। अब सोचिए स्पर्म का हेड ओवम के इनसाइड में गया तो क्या ओवम उसको रिसीव कर लेगा पूरी तरह से कि हां जी तुम मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ?
तो कोशिश यह है कि ओवम उसको रिसीव ना करे। लेकिन सोचिएगा, ओवम का आपके पास एक्चुअली में ब्रीच हो चुका है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास स्पर्म का हेड जो है वो यहां पर एंटर कर गया और ये इसका बॉडी पार्ट है। अब देखिए होगा क्या, कुछ आपके पास ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपके पास स्पर्म ने एंट्री ली है। अब इस चीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। वर्ड क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। स्पर्म का हेड ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री ले चुका है और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन होगी। अब होगा क्या, साइटोप्लाज्म जो ओवम का मौजूद है इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो ये इस पर्टिकुलरली स्पर्म के हेड को ब्रेक डाउन करवा देंगे और इसके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस होगा वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगा और इस ओवम के अंदर जो मौजूद आपके पास न्यूक्लियस है जिसको जर्माइनल वेसिकल कहा जाता है, उसके साथ जाकर ये स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा। वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से क्या कहा, स्पर्म का हेड ही एंट्री ले रहा है, स्पर्म के अदर स्ट्रक्चर एंट्री नहीं लेते हैं। स्पर्म के हेड ने जैसे ही एंट्री ली, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम ने कुछ सर्टेन एंजाइम सीक्रेट किए जिसकी वजह से स्पर्म का हेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। न्यूक्लियस आपके पास स्पर्म का साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम के अंदर आ गया। साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम को ooप्लाज्म कहा जाता है। तो ooप्लाज्म के अंदर आ गया वो आपके पास न्यूक्लियस, जो आपके पास ओवम का न्यूक्लियस है जिसको जर्माइनल वेसिकल कहा जाता है, उसके साथ फ्यूज होने के लिए जाएगा और उसके साथ चिपक जाएगा। तो अब आपके पास एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये तो आपके पास डिप्लॉइड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि पहले हैप्लॉइड स्पर्म था, हैप्लॉइड ही ओवम था। अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, तो सेल भी कैसा हो गया आपके पास? डिप्लॉइड। और इस डिप्लॉइड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ जाइगोट। वर्ड ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या हो गया जी? जाइगोट की आपके पास फॉर्मेशन हो गई। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आया आपके पास, दैट इज जाइगोट की फॉर्मेशन का होना। तो जाइगोट कैसे बना जी? जब स्पर्म का हेड ओवम के इनसाइड में पेनिट्रेट करने के लिए गया तो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पर्म के हेड को ब्रेक कर देते हैं। न्यूक्लियस आपके पास ooप्लाज्म में चला जाता है, जर्माइनल वेसिकल के साथ में वो न्यूक्लियस जुड़ जाएगा और अब आपके पास एक पर्टिकुलर हम चीज बोलेंगे जो हो गई, जिसको बोलते हैं सिनगैमी। वर्ड क्या यूज हुआ? दैट इज सिनगैमी। तो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए आपके पास में सिनगैमी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, या इसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एम्फीमिक्सिस। तो वर्ड नहीं भूलना, एम्फीमिक्सिस और सिनगैमी मिलाकर ही आपके पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब मान लेते हैं कि जाइगोट आपके पास बन गया। अब जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट के आपके पास में जो फॉर्मेशन हुई है वो तो फैलोपियन ट्यूब में हुई। अब जाइगोट के अंदर होगी क्लीवेज। जब ये क्लीवेज होगी तो आपके पास पर्टिकुलरली मोरुला बनेगा, फिर आपके पास ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा और इसी तरह से आपके पास ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो जाती है वैसे ही इंप्लांटेशन जो है वो आपके पास में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, जो एंडोमेट्रियम के साथ जाकर आपके पास ब्लास्टुला चिपकेगा, तभी हम उसको कहते हैं कि इंप्लांटेशन हुई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एक चीजें फिर से बताऊं वापिस से। स्पर्म बने, बहुत सारी क्वांटिटी में बने, लेकिन मर भी तो उतने ही ज्यादा गए। 40% जो आपके पास स्पर्म था वही तो क्वालिटेटिव था, जो आपके पास मोटिलिटी भी शो कर रहा था, मैच्योरिटी भी शो करता था। जिनमें से भी मैंने कहा कि सिर्फ एक स्पर्म नेचर के अंदर ऐसा मिलेगा जो ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इतने सारे जो स्पर्म ओवम तक रीच करेंगे तो क्या वो सारे के सारे के पास आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकते? थी, लेकिन हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपके पास ओवम है, हुआ क्या, ये स्पर्म का हेड एंटर किया। तो स्पर्म का हेड जब एंटर करा था तो मैंने कहा था एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। तो एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम है न्यूरैमिनिडेज। न्यूरैमिनिडेज, ये न्यूरैमिनिडेज एक काम करती है, इस ज़ोना पेलुसिडा जो आपके पास इस ओवम की लेयर होती है, इसके अंदर एक एसिड मिलता है, उस एसिड का नाम है न्यूरैमिनिक एसिड। नाम क्या है जी? न्यूरैमिनिक एसिड। ये न्यूरैमिनिडेज इस न्यूरैमिनिक एसिड को ज़ोना पेलुसिडा से रिमूव करा देगा। अब सोचो जरा, जो पहले की ज़ोना पेलुसिडा है
और जो अब आपके पास में स्पर्म की पेनिट्रेशन की वजह से जो जोना पेलुसिडा होगी उसके अंदर डिफरेंस किस चीज का हो गया? न्यूरामिनिक एसिड का। तो क्योंकि न्यूरामिनिक एसिड अब रिमूव कर दिया गया है, इसी वजह से जोना पेलुसिडा को जो अदर स्पर्म्स होते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, न्यूरामिनिडेज जो होता है ये दूसरा काम ये भी कर रहा होता है कि ये वापिस से जो आपके पास जोना पेलुसिडा है इसकी फॉर्मेशन करवाए। और न्यूरामिनिडेज के साथ में जो ये साइटोप्लाज्म है ओवम का, इसके अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वापिस से जोना पेलुसिडा बनाने में मदद करते हैं। और जब ये जोना पेलुसिडा नहीं बन जाती है तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को अदर स्पर्म जो है वो वापिस से ब्रीच नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से पॉलीस्पर्मी आपके पास प्रिवेंट हो गई। अदर जो स्पर्म्स होंगे वो आपके पास ओवम को वापिस से फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, ब्रीच नहीं कर पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। अब ध्यान दीजिएगा, मैं वापिस से कुछ चीजें जो आपको बताऊं वो इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई। एक्रोसोमल रिएक्शन आपको आना चाहिए। कैपेसिटेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कैपेसिटेशन कहां होती है, कितने घंटे उसमें लगते हैं, वो याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने ये कहा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होने के लिए जाना होगा तो स्पर्म को पहले ओवम को आइडेंटिफाई करना है, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन का होना जरूरी है। अब देखिए कई बुक्स के अंदर ये वर्डिंग नहीं लिखी गई होगी, वर्ड लिखा जाता है अप्रोक्सीमेशन। वर्ड ध्यान दीजिए, अप्रोक्सीमेशन। इस अप्रोक्सीमेशन का मतलब नथिंग बट है, वही है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन का होना। तो अप्रोक्सीमेशन से यही चीज समझते हैं, याद करके चले। अप्रोक्स करने का मतलब इतने करीब लेकर आ जाइए कि आपके पास में एक्रोसोमल एक्टिविटी हो पाए, और वो तभी संभव है जब ओवम के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आपके पास एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो स्पर्म के सरफेस पर लगी हुई है वो उसको डिटेक्ट कर पाए, अदरवाइज ये चीज संभव नहीं हो पाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है कि अप्रोक्सीमेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होगी, और उसके लिए मैंने बताया कि एक्रोसोमल रिएक्शन का होना जरूरी। बिना एक्रोसोमल रिएक्शन के फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन बिल्कुल संभव नहीं है। यह एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद मैंने यह भी कहा कि जब आपके पास में यह फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होगी, हाइलोरिनिडेज के द्वारा जब आपके पास जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर दिया गया होगा, तो उसी एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान एक एंजाइम है जिसका नाम न्यूरामिनिडेज है, जो जोना पेलुसिडा के अंदर पड़े हुए न्यूरामिनिक एसिड को पूरी तरह से रिमूव कर देगा। तो जोना पेलुसिडा पहले जैसी नहीं रह जाएगी, इसीलिए अदर स्पर्म उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वही न्यूरामिनिडेज वापिस से जोना पेलुसिडा को बनाने का काम करता है, अलोंग विद जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसमें भी कुछ सर्टेन एंजाइम्स हैं जो आपके पास उस पर्टिकुलर जोना पेलुसिडा को वापिस से बनाने में मदद करेंगे। तो जब जोना पेलुसिडा वापिस से बन जाएगी उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और यही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बिना न्यूरामिनिक एसिड के है, और जिसकी वजह से अदर स्पर्म उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक से ज्यादा स्पर्म कभी भी ओवम को पेनिट्रेट नहीं करता है, यह सबसे बड़ा रीजन है। और यही आपके पास में फर्टिलाइजेशन है। तो यह चीज हमें ध्यान कर चलनी है। जितना मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया और जितना मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। देखिए मैं एक चीज पक्का से नोट करता हूं डेली बेसिस के ऊपर कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे ना, मेरे द्वारा जो चीजें बताई जाती हैं वो हमेशा एक दूसरे के लिंक करने की चीजें होती हैं। और जब आप कहानी तो सुनते ही होंगे, तो कहानी में होता गया, जब तक आप पूरी कहानी ना सुन लेना तब तक आपको उसकी समरी नहीं समझ आती है। और कहानी को पूरा अगर एक बार आपने सुन लिया तो उसको समराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कहानी मेरे द्वारा जो आपके पास इस पर्टिकुलर आर के अंदर मैं डिक्टेट करता हूं, मेरी कोशिश यह है कि आपको मैं एक चैनलाइजेशन के थ्रू उस चीज को समझाऊं ताकि आपको लंबे समय के लिए याद रह जाए। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? वो है लेक्चर को पूरा देखना, शुरू से लेकर आखिर तक लेक्चर को पूरा देखिए। बिना अगर आप ये सोचें कि लेक्चर आपने पूरा नहीं देखा, स्क्रॉल कर बीच बीच में से अगर लेक्चर आप देखने की ट्राई करते हैं तो याद करके चलिएगा, मैं आपको कभी भी अच्छा टीचर नहीं लगूंगा।
मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी टीचर की जब वीडियो देखें तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज पूरी तरह से समझ आएगी। एवरी टीचर इज अ गुड टीचर। एक्सीलेंट टीचर बनने के लिए बहुत सारी चीजों को आपको समाहित करना पड़ता है, तब जाकर एक एक्सीलेंट टीचर बनता है। तो याद करके चलिएगा, जितनी भी चीजें मैंने यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट कर बताई और फर्टिलाइजेशन से रिलेट कर बताई, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो अभी भी हो तो मैं यहीं अवेलेबल हूं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उनका आंसर अभी अभी कर दूंगा। तो कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर इस लाइव सेशन के बाद में भी कुछ बच्चे बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दें। और मैं एक चीज जरूर और चाहूंगा, आप भी मुझे खुद भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिनके ऊपर 4 मार्क्स जो है आपके पर्टिकुलरली आ सकते हैं, और हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, लेकिन कोशिश यह है कि अगले आने वाले जो 90 डेज हैं उसमें कोई मिसिंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे भी चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताया कीजिए कि इन टॉपिक्स को सर अगर करा देंगे तो यहां से 4 मार्क्स आने की पूरी संभावना है, चाहे वो जूलॉजी के हो बॉटनी के हो। अभी हमने शुरुआत की है जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर, डे बाय डे आप जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे मैं बॉटनी के टॉपिक्स को भी इंक्लूड करता चलूं। तो ऐसा ना सोचिएगा सिर्फ जूलॉजी के टॉपिक ही से इंक्लूड किए जाएंगे, बॉटनी के टॉपिक्स को भी मैं इंक्लूड कर चलूंगा। और देखिए बच्चों को सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो मैंने देखा है, बॉटनी के क्वेश्चंस वो क्रैम करते हैं, या टॉपिक्स या कोई भी कंसेप्ट होगा उसको क्रैम करने की कोशिश, पर्टिकुलरली रट्टा मारने का ट्राई किया जा रहा है, समझने का बिल्कुल ट्राई नहीं करते हैं। और देखिए जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो मेरी हमेशा कोशिश ये है कि ना मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाता हूं, ना मैं कोई पर्टिकुलरली आपके पास इमेज लेकर आता हूं जहां पर हम बेसिकली राइट या रॉन्ग बता रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ऐसी चीज नहीं बताता हूं, मैं डायरेक्टली आपको यही बोर्ड के ऊपर जो जो मुझे चीजें आती हैं मैं डिक्टेट करने की ट्राई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पीडीएफ जो होते हैं उसके अंदर पहले से चीजें लिखी होती हैं, टीचर सिर्फ उनको पढ़ता है। वो टीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो पीडीएफ से या आपके पास पावर पॉइंट से आपको पढ़ाता है। वो ज्यादा बेटर टीचर होते हैं जिनकी याददाश्त स्ट्रांग है, तो उनके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, और वही लोग आपको हमेशा चीजें ज्यादा बेटर वे में बता पाएंगे। क्योंकि जब भी आप उनसे कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा या किसी और दिन बताऊंगा, और वो भूल जाएंगे। आपको उसी समय उन चीजों का आंसर मिलेगा, क्योंकि वो चीज उनके ब्रेन में है, पीडीएफ में नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं होती है। मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जहां के ऊपर आपको यह चीज नजर आएगी, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर आपको शायद अब बिल्कुल भी वो चीज नजर ना आए। कोविड के टाइम बिल्कुल अलग थे, आज के टाइम पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। हां, मेरे पढ़ाने में अगर आपको कोई दिक्कत लगती हो तो आप वो भी मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं उसको भी अपडेट करने की पूरी ट्राई करूंगा। पर एक ही चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप अपने लिए ही एक खड्डा खोदते हैं जिसके अंदर आप खुद ही डूब जाएंगे, और आपको यह समझ नहीं आएगा कि मैं बहुत सारी पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन आप सच में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप तो पार्ट्स में पढ़ाई कर रहे थे, आप तो स्क्रॉलिंग कर 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 पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो कहीं ना कहीं आप लिंक ही नहीं कर पाएंगे, और अगर मान लीजिए उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसी कोशिश के साथ मैं रोज आपको शाम को 5 बजे मिलता रहूंगा। मुझे आपके व्यूज से भी शायद फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लाइक से भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। लेकिन हाँ, एक मोटिवेशन होती है एक टीचर के लिए जब कोई बच्चा उस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखता है, सब्सक्राइब भी करता है चैनल को और लाइक्स भी कर देता है। तो कोशिश करिएगा अगर आप कर पाए, और दूसरों के साथ साझा करने की जरूर कोशिश करिएगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 5 बजे एग्जैक्टली मैं वापस से आपसे मिलूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप ये पिछले वीडियोस पूरे के पूरे शुरुआत से लेकर आखिर तक देखे होंगे। मेरी भी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू वेरी मच।